हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सेक्शन 6 से हमें बताया था कि किस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है और किस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे राइट टू स्यू को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, राइट टू हियर अ पेरेंट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आज हम देखेंगे सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। हम देख रहे हैं टीपीए 1882। सेक्शन 7 क्या बताता है? सेक्शन 7 बताता है कौन पर्सन जो है एंटाइटल्ड है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसमें बताया गया पर्सन एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हमें बताता है कि कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जो भी पर्सन हमारा मेजर होता है, साउंड माइंड का होता है एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होता, उसे हम कहेंगे पर्सन एंटाइटल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट, केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। मेजर मतलब अबव 18, साउंड माइंड मतलब अपने नॉर्मल जो माइंड है उसका जो खराब नहीं है, ठीक माइंड है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है माइंड की, और जो डिसीजन ले रहा है अपने पूरे होश में ले रहा है। तो बिल्कुल साफ माइंड है, क्लियर माइंड है, इनसेन नहीं है, पागल वगैरह नहीं है, या किसी तरीके की माइंड की प्रॉब्लम उसको नहीं है। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्या होता है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में जैसे हमारा आ जाएगा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर किसी को पीएमएलए में जो है डिस्क्वालिफाइड कर दिया। तो कोई पर्सन है जो भाग गया है, जैसे नीरव मोदी, वो भाग गए थे हमारे देश से घोटाले वोटाले करके, ये सुनने में आया था। तो ऐसे सिचुएशन में वो पर्सन हम केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। विच लॉ डिस्क्वालिफाइड है? पीएमएलए। सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया। और के एग्जाम्पल होंगे जज या फिर एडवोकेट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्शनेबल क्लेम का मैटर चल रहा है, कोई एडवोकेट जो है उसको लड़ रहा है, तो वो एडवोकेट ये नहीं कह सकता कि मैं जो है इस एक्शनेबल क्लेम को मैं ही ले लूं। जज जो डिसीजन दे रहा है उस एक्शनेबल क्लेम पर, वो ये नहीं बोल सकता कि इस एक्शनेबल क्लेम को जो है मैं ही परचेज कर लेता हूँ, जो है उसको फिर वो नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ पर्सन हो जाते हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो एबल नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये वो पर्सन है जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड है। तो पर्सन जब एबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तभी वो केपेबल होता है, एंटाइटल्ड होता है ट्रांसफर करने के लिए। सो पर्सन एंटाइटल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट, किस चीज के लिए? कॉन्ट्रैक्ट और टू ट्रांसफर और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल का मतलब जो हमने सेक्शन 6 में देखा था, हमने सेक्शन 6 में देखा था कि किस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है और किस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो प्रॉपर्टी सेक्शन 6 को कंप्लाई करते हुए होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो एंटाइटल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, या तो वो उसको एंटाइटल्ड है, इस प्रॉपर्टी के लिए वो क्या है? एंटाइटल्ड मतलब, या फिर वो इसको ऑथोराइज है ट्रांसफर करने के लिए। एंटाइटल्ड मतलब वो उसका ऑनर है, उसकी प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट्स पे उसका नाम लिखा है, या फिर वो ऑथोराइज है ट्रांसफर करने के लिए, मतलब वो एजेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू उसके पास क्या है? पावर, उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए। तो कोई भी पर्सन है उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी या तो एंटाइटल्ड है, मतलब कोई एक पर्सन है जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो उसके नाम पे प्रॉपर्टी है या फिर उसको किसी ने ऑथराइज किया है। किससे ऑथराइज किया है? जिसकी वो प्रॉपर्टी है। जैसे गार्जियन के केस में क्या होता है, माइनर की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन गार्जियन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को आगे सेल कर सकता है, तो वो ऑथराइज है।
तो वो ऑथोराइज टू ट्रांसफर है कौन, गार्जियन माइनर के बिहाफ पर। लेकिन मान लो कोई प्रॉपर्टी है किसी राम नाम की लड़की की और उसी का नाम जो है पेपर्स में लिखा है वही ट्रांसफर कर रहा है, तो वो क्या है, एंटाइटल्ड। सो एंटाइटल्ड हो सकता है या फिर ऑथोराइज टू ट्रांसफर हो सकता है। ये बताया है हमें सेक्शन 7 ने। तो सेक्शन 7 ने हमें क्या बताया, जो पर्सन कॉम्पिटेंट है टू ट्रांसफर entitled to a transferable property, transferable और या फिर ऑथोराइज्ड है टू ट्रांसफर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो इस प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर कर सकता है, पार्शियली कर सकता है या फिर फुल्ली कर सकता है, मतलब पूरी की पूरी ट्रांसफर कर सकता है या उसका कुछ पार्ट ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास एक बहुत बड़ा सा प्लॉट है लेकिन वो अभी कुछ इसका पार्ट ही सेल करना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, पार्शियली सेल कर रहा है। और अगर वो पूरा का पूरा प्लॉट सेल कर रहा है तो वो होली सेल कर रहा है। और ये सब क्या कैसे होना चाहिए, एज पर लॉ, एज पर लॉ। मतलब लॉ में जैसे बताया है वैसे ही, अगर लॉ में लिखा है कि राइटिंग में ट्रांसफर करना है तो आपको राइटिंग में ही ट्रांसफर करना है। तो लॉ में जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करते हुए ही करना है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन जो है वो गार्जियन है अपने माइनर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, तो ऐसा गार्जियन अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसको जो है परमिशन लेनी होगी कोर्ट के एज पर माइनॉरिटीज एक्ट। तो जब वो परमिशन लेके ट्रांसफर करेगा तभी वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो एज पर लॉ, जो भी लॉ है सिचुएशन में उसको फॉलो करते हुए ही ट्रांसफर की जा सकती है प्रॉपर्टी, अदरवाइज नहीं। ये बताया हमें सेक्शन 7 में। पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सेक्शन 11 ने बता दिया, मेजर साउंड माइंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी मतलब ऑनर है। ऑथोराइज टू ट्रांसफर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी से उसको पावर मिली है इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। पार्शियली भी कर सकता है, होली भी कर सकता है। एज पर लॉ, एज पर प्रोसेस प्रिस्क्राइब बाय लॉ को फॉलो करते हुए ही करेगा। सेक्शन 8 जो बात करता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर की, मतलब ट्रांसफर का ऑपरेशन हो रहा है, ट्रांसफर का ऑपरेशन हो रहा है, मेडिकल टर्म वाला ऑपरेशन नहीं है ये, नॉर्मल ऑपरेशन। इसका मतलब है कि जब ट्रांसफर हो जाती है तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो रहा है। जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगी कोई प्रॉपर्टी तो फिर उसके साथ जितने भी लीगल इंसिडेंट्स होंगे वो भी साथ साथ ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये लीगल इंसिडेंट्स क्या होते हैं, लीगल इंसिडेंट्स जैसे कोई लैंड है तो लैंड के लीगल इंसिडेंट्स क्या होंगे, उससे आने वाला रेंट, उससे आने वाला प्रॉफिट या उससे आने वाला ईजमेंट राइट। तो अगर कोई लैंड ट्रांसफर होती है तो उसके साथ ये सारे राइट्स भी क्या होंगे, ट्रांसफर। कौन कौन से, उसका रेंट, उसका प्रॉफिट, उसका ईजमेंट राइट्स। अगर हम हाउस की बात करें तो अगर कोई घर जो है सेल होता है तो उसके साथ उसके डोर्स भी जाते हैं, उसकी विंडोज भी जाती है, उसके अगर डोर्स में लॉक्स है तो वो भी जाते हैं, या जो भी मेटल है हाउस के अंदर, जो भी मेटल होता है वो सब जाता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जैसे फैंस है, लाइट्स है, ट्यूब लाइट्स है या फर्नीचर है, क्या वो जाता है, क्या वो जाता है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं कि हाँ ये भी जाएगा तो ऑब्वियसली वो भी जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। तो फिर पार्टी के डिस्क्रिप्शन है वो उसको ट्रांसफर करे या ना करे, वो उसको उठाकर ले जाए और मकान जो है परचेजर को दे दे। तो बेसिकली हमारा सेक्शन 8 कहता है जैसे ही ट्रांसफर होगा तो उसके साथ उसके लीगल इंसिडेंट्स भी जाएंगे, जब तक कि कुछ और ना लिखा हो कॉन्ट्रैक्ट में, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि फर्नीचर भी जाएगा तो फिर फर्नीचर भी ट्रांसफर होगा, लेकिन नहीं लिखा होगा
तो क्योंकि ये लीगल इंसिडेंट्स में नहीं आता तो फर्नीचर उसके साथ ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमने बात करी लैंड की, हाउस की। अगर हम बात करें मशीनरी की, तो मशीनरी में क्या जाएगा, मशीनरी में उसके सारे के सारे पार्ट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। मान लो कोई मशीनरी है, ठीक है, उसका ये पार्ट है, उसका एक ये पार्ट है, वो इसी एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, तो इस तरीके की हमारी मशीनरी है। तो अब ये वाले पार्ट्स भी उसके साथ मशीनरी के साथ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वाले पार्ट्स ऊपर से निकाल लेगा और ये खाली मशीनरी जो है उसको ट्रांसफर कर देगा। नो, उसके लीगल इंसिडेंट्स है, उसके पुर्जे वगैरह, उसके टूल्स वगैरह, वो उसके लीगल इंसिडेंट्स है, वो भी उस मशीनरी के साथ जाएंगे ही जाएंगे। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम या फिर डेब्ट के केस में क्या होगा, उससे आने वाला इंटरेस्ट, उससे आने वाली कोई सिक्योरिटी है तो हो जाएगी। मान लो ये एक पर्सन है ए, इसने बी को उधार दे रखा था, ठीक है, 20 लाख रुपए। तो अब ये इसको इंटरेस्ट दे रहा था, अब ये 20 लाख रुपए इसने सी को ट्रांसफर कर दिए, तो अब ये इंटरेस्ट भी किसको आएगा, सी को। किसको आएगा, सी को। तो लीगल इंसिडेंट्स क्या होते हैं मनी के, उसका इंटरेस्ट। और अगर इसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करा रखे थे इसके पास, मान लो इसने अपना एक घर जो है इसके पास डिपॉजिट करा रखा था, तो वो सिक्योरिटी भी किसके पास चली जाएगी, सी के पास। तो लीगल इंसिडेंट्स इसके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बस सेक्शन 8 ने यही बताया, जैसे ही ट्रांसफर होता है कोई प्रॉपर्टी तो उसके साथ जुड़े हुए उसके लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफर होते हैं। तो कुछ सिचुएशंस में हमने देखे कि लीगल इंसिडेंट्स क्या होते हैं, जब तक कुछ और ना लिखा हो कॉन्ट्रैक्ट में। अगर कुछ और लिख दिया तो फिर उसको भी फॉलो किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट सेक्शन, सेक्शन 9। ओरल ट्रांसफर। सेक्शन 9 हमें क्या बताता है, ओरल ट्रांसफर के बारे में। मतलब जब भी कोई ट्रांसफर होगा तो वो ओरली किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करी, तो ये बोल के कर सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफर करता हूं, ठीक है। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 9। लेकिन आप कहोगे ऐसा नहीं होता, क्या होता है, एक मैम कन्वेंस डीड बनती है, सेल डीड बनती है, तब जाके प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, डायरेक्ट ओरली नहीं होती। यस, तो इसने यही बोला आप ऑर्डर ट्रांसफर होगी सारी चीजें, लेकिन जब तक ये ना बोला हो कि कोई ट्रांसफर राइटिंग में करनी है। तो नॉर्मल ट्रांसफर तो ओरल ट्रांसफर होगा, जब तक ये ना बोला गया हो कि किसी ट्रांसफर को ओरली करना है और रिटर्न में करना है। फॉर एग्जाम्पल किस किस सिचुएशन में हमें बताया गया है कि हमें ट्रांसफर राइटिंग में करना है। आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, तो उसमें आपको राइटिंग में ही ट्रांसफर करना है। इसीलिए प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर होती है वो ओरली नहीं होती, कन्वेंस डीड या सेल डीड के थ्रू होती है, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती ही है जिसकी 100 रुपए से कम वैल्यू। तो इसीलिए हमारा जो है वो राइटिंग में ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का। गिफ्ट किया जा रहा है 100 रुपए की ज्यादा से इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा, राइटिंग में ही ट्रांसफर होगा, ओरल ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गिफ्ट किया जा रहा है ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी का जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, तो राइटिंग में ट्रांसफर होगा, ओरली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और जहां पर लिख दिया राइटिंग में ट्रांसफर होना है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई पर्सन ओरल ट्रांसफर कर देता है तो वो क्या होगा, इनवैलिड। इनवैलिड। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल है, लीज है। लीज कब, जब ईयर टू ईयर वाली लीज है, या फिर मोर देन 1 ईयर के लिए लीज किया है, मतलब रेंट पे प्रॉपर्टी दी गई है ईयर टू ईयर बेसिस पर, तो राइटिंग में आपको एग्रीमेंट बनाना होगा। या फिर 1 साल से ज्यादा की अगर आप लीज पर दे देते हो तो उस केस में आपको राइटिंग में करना होगा अपना ट्रांसफर। और क्या हो सकता है, हमारी सिंपल मोर्टगेज होती है,
मोर्टगेज कई टाइप्स की होती है, हम आगे देखेंगे कौन कौन सी मोर्टगेज होती है। तो सिंपल मोर्टगेज के केस में भी राइटिंग में करना होता है। और दूसरी मोर्टगेजेस भी हो सकती है अगर 100 से ज्यादा वैल्यू की मोर्टगेज होती है, लेकिन एक में नहीं होती। वो कौन सी है? जहां पर हमारा मोर्टगेज डीड मोर्टगेज होती है बाय डिपॉजिटिंग डीड, बाय डिपॉजिटिंग प्रॉपर्टी पेपर्स। जहां प्रॉपर्टी के पेपर्स डिपॉजिट करके मोर्टगेज होती है, उस सिचुएशन में बस हमें राइटिंग में नहीं करानी होती। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है, इनका नाम है अरुण, ठीक है। ये अपना घर गिरवी लिखवा देते हैं इस बैंक के पास। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करवाया, अपने पेपर्स जो है यहाँ पे डिपॉजिट करा दिए और फिर लोन ले लिया। तो इस टाइप की अगर मोर्टगेज है तो ये मोर्टगेज राइटिंग में कराने की नीड नहीं है। अदरवाइज किसी भी टाइप की मोर्टगेज होगी, हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, उन सब में राइटिंग में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशंस है जहां पर हमारा क्या होता है राइटिंग में। एक और देख लेते हैं एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज हो रही है ऐसी प्रॉपर्टी की जहां पर ₹100 से ज्यादा है मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम राइटिंग में करेंगे उस ट्रांसफर को। तो सेक्शन 9 ने बताया कोई भी आप ट्रांसफर कर रहे हो ओरली ट्रांसफर कर लो, लेकिन अगर लिखा है कि राइटिंग में होगा ट्रांसफर तो फिर राइटिंग में होगा। और ये कुछ सिचुएशंस है जहां पर लिखा है कि राइटिंग में ही हमको ट्रांसफर करना है, जैसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 से ज्यादा है, तो वहां पर गिफ्ट का ट्रांसफर हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू 100 से ज्यादा है, या फिर लीज ऐसी है जो ईयर टू ईयर वाली है या फिर 1 साल से ज्यादा वाली, सिंपल मोर्टगेज है या फिर कोई और मोर्टगेज है, लेकिन मोर्टगेज बाय डिपॉजिटिंग प्रॉपर्टी पेपर्स वाले को छोड़कर। एक्सचेंज कर रहे हो आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उस सिचुएशन में भी राइटिंग में ही होगा ट्रांसफर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के सेक्शंस। अभी हमने देखा 7, 8 एंड 9। थैंक यू।